मेंटेनेंस का केस दो स्टेजेस में चलता है प्राइमरीली। एक इंटरिम होता है, जब होता क्या है कि जैसे ही आपकी पिटीशन आती है तो कोर्ट का सबसे पहले इमीडिएट, क्योंकि वाइफ ये दिखाती है कोर्ट अपनी पिटीशन में कि उसके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। बाय द वे दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्लॉज, लड़की को लिखना ही पड़ेगा अपनी पिटीशन में दैट शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। ये एग्जैक्टली एज इट इज़ अगर जो उसकी पिटीशन में नहीं लिखा हुआ है तो उसकी पिटीशन रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और क्योंकि लड़की इमीडिएटली कहती है उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी होती है पिटीशन में, तो कोर्ट का सबसे पहला एम ये होता है कि इसको इमीडिएटली कुछ दे दिया जाए, हस्बैंड की सैलरी में से, हस्बैंड की इनकम में से उसको कुछ एक इमीडिएटली दे दिया जाए, उसको इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। और फिर केस चलता रहता है, एविडेंस होते हैं, आपके एविडेंसेस, उसके एविडेंसेस, जो कि शायद 2-3 साल 5 साल भी चलता है केस, वो लेटर स्टेजेस पे होता है डिसाइड, बट तब तक आपकी इंटरिम मेंटेनेंस चलती रहती है। जनरली ये भी देखा गया है कि 99% केसेस में कोर्ट जो डिसीजन देता है, सपोज आपका इंटरिम मेंटेनेंस का डिसीजन भी 1 साल के बाद आता है, मान लो आज लड़की ने पिटीशन दिया, आप उसको जनरली लोग डिले टैक्टिक्स में चले जाते हैं कि जवाब में डिले कर दिया, उसके आर्ग्यूमेंट्स में डिले कर दिया, 1-2 डेट ले ली बीमारी का बहाना बना के, साल भर लग जाता है इंटरिम में भी कभी कभी। पर 99% केस में देखा जाता है कि आपको मेंटेनेंस उसी दिन से देनी पड़ती है जिस दिन से डेट ऑफ एप्लीकेशन से देनी पड़ती है, यानी कि वो 1 साल का एरियर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। सो कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है हम लोगों ने कि जहाँ पे डेट ऑफ ऑर्डर से केस कोर्ट करता है, बट जनरली वो डेट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग से ही मेंटेनेंस दिया जाता है। कोई अपर लिमिट नहीं है बाय द वे। कुछ साल पहले तक इसमें अपर लिमिट हुआ करती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अमेंडमेंट्स किए हुए थे कि 500 रुपये, 3000 रुपये, 1500 रुपये, पर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का भी कोई रिसेंटली जजमेंट आया था, मेरे पास साइटेशन नोटेड है, वो 2011 का जजमेंट है, काचड़ू, जस्टिस काचड़ू और ज्ञान सुधा मिश्रा का कोई जजमेंट आया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने अबॉलिश कर दिए सारे स्टेट्स अमेंडमेंट, यानी कि अब कोई अपर लिमिट नहीं है, विच मीन्स आपकी सैलरी का 50% और कुछ केसेस में शायद उससे ज़्यादा परसेंट भी चला जाता है, इससे कम भी जाता है, बट अब कोई परसेंटेज डिफाइंड नहीं है। आप अपना केस कैसे फाइट करते हो, आपका मेंटेनेंस अमाउंट उस पर डिपेंड करेगा और कुछ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि बच्चे किसके पास है, बच्चे हैं या नहीं है तो किसके पास है, आप कितने क्वालिफाइड है, वाइफ कितनी क्वालिफाइड है, आपकी सैलरी कितनी है, अगर जो वाइफ जॉब करती है तो उसकी सैलरी कितनी है, वाइफ केपेबल है या नहीं है, जॉब करती है या नहीं है, और साथ में कितनी पढ़ी लिखी है, क्या शादी से पहले जॉब करती थी, इस तरह के, और आपकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, हो सकता है आपके ऊपर पेरेंट्स की लाइबिलिटीज़ हो, आपकी कोई अनमैरिड सिस्टर हो, वाइफ बहुत अच्छी फैमिली से आती हो, इस तरह के कोर्ट फैक्टर ध्यान में रखता है। पर आपको ये सारे फैक्टर्स हाईलाइट करने पड़ेंगे कोर्ट के सामने। अगर जो आप लाइटली लोगे अपना केस तो आपको बड़ी परेशानी होगी। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, बात कर, हाँ, ये आपको हाईलाइट नहीं, देखिए इंटरिम मेंटेनेंस के टाइम पे भी आपको ये फैक्टर्स हाईलाइट करने पड़ेंगे और कोर्ट डिसीजन लेगा फिर उसके बेसिस पे। इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कोई एविडेंसेस की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, होता क्या है, जब हम लोगों के ऊपर 498 होता है, जनरली पहला केस 498 होता है बहुत सारे केसेस में, और फिर मेंटेनेंस आता है, तो हम लोगों को लगता है कि वाइफ चली गई, हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, महीने का टेंशन निपटी और भला से पीछा छूटा। पर अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होता है कि 498 से आप बाहर निकल जाते हो, पर ये मेंटेनेंस आपको लॉन्ग टर्म परेशान करता है। ज़िंदगी भर वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी अगर जो उसने दूसरी शादी ना की, या आपने ये प्रूव ना किया कि वो जॉब कर रही है कहीं पे आपके बराबर या ऑलमोस्ट बराबर पैसा कमा रही है, तो मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस चलेगी। एब्सोल्युटली। क्वेश्चन अभी लेंगे सर, एक बार ओवरव्यू क्लियर कर लेने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी लेंगे। तो ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देनी पड़ती है। लोग यहाँ पे आते हैं ग्रुप में, मैंने खुद देखा, और मेरे खुद के पर्सनल केस में 498 से मैं इतना परेशान नहीं हुआ या इतना परेशान नहीं हूँ जितना मैं मेंटेनेंस से परेशान हूँ। बहुत सारे लोग देते हैं हर महीने का, अगर जो आपकी सैलरी का 20-30% जाने लगे, किसी को आराम से बैठा इजी मनी मिलने लगे, एक तरह से हफ्ता वसूली हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, दिस इज लीगल एक्सटॉर्शन, आपको कोर्ट फोर्स कर रही है पैसा देने के लिए। द हस्बैंड इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, फिर उस केस में क्या रहता है? ऐसे भी केसेस हैं कि जहाँ पे हस्बैंड पैसा नहीं कमा रहा है, जॉब छूट गई है क्योंकि वो जेल में चला गया था, क्योंकि वो उसकी जॉब छूट गई है, आज की डेट में वो कुछ नहीं कर रहा, बिजनेस चौपट हो गया, नुकसान हो गया, पर कोर्ट उसको हवाला देती है कि आपको मिनिमम वेजेस का कि 200 रुपये तो कमाएगा ही बंदा, मजदूरी करेगा तो भी 200 कमा लेगा, 300 कमा लेगा, तो वाइफ को 1000 दे दे, 2000 दे दे। पर यही सेम आर्ग्यूमेंट कोर्ट जो है वाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं करती हैं। हमें मिनिमम वेज एक्ट पे अगर जो अप्लाई किया जाता है तो वाइफ्स को भी अप्लाई करना चाहिए, बट कोर्ट्स बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं आज की डेट में। उनको लगता है कि हस्बैंड ही प्रोटेक्टर है, हस्बैंड ही प्रोवाइडर है,
हस्बैंड इज बीइंग यूज्ड एज अ ATM मशीन, जाओ कार्ड डालो पैसा निकालो, और आप नहीं करोगे तो आपको जेल जाने की धमकी, आपको परेशान करने की धमकी। बट एक अच्छी बात यह है, शायद क्वेश्चन बहुत लोग पूछना चाहेंगे, अगर जो आप मेंटेनेंस ना देना चाहें तो क्या हो सकता है? ठीक है, जेल का प्रावधान है, 1 महीने की जेल का प्रावधान है। तो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते मेंटेनेंस के मामले में। आपके पास अगर जो कोई एसेट है, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, मकान है, वाइफ को पता है आपका कोई एसेट है, FD है, उस तरह के चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। राइट सोनी जी? अटैच कर सकते हैं आपके एक महीने बाद फिक्स भी होगा वो। हाँ जी, 1 महीने जेल। अच्छा, वो कई बार जेल को एक्सटेंड भी वो कर देते हैं। आपको 50%, मान लो आपका 2 लाख का एरियर जमा हो गया और आप लोगों ने 1 महीने की जेल हो गई, और आपको 50%, 25% जैसा भी आपकी कंडीशन होगी। एक महीने की जेल है या 1 महीने की मेंटेनेंस 1 महीने की जेल है? सर देखो, कोई पीरियड फिक्स नहीं है इसका। हर एग्जीक्यूशन पे 1 महीने की जेल हो सकती है। हर एग्जीक्यूशन पे 1 महीने की हर एग्जीक्यूशन पे अगर वो 1-1 महीने बाद एग्जीक्यूशन डाल रही है और आप पे नहीं करें तो 1-1 महीने की जेल महीने की एग्जीक्यूशन डाली जा सकती है। डाली जा मेंटेनेंस है। Firstly, they'll attach your movable, then immovable. डिस्ट्रेस वारंट सर वही है। डिस्ट्रेस वारंट यही है, सबसे पहले आपका जो है, जो अगर कोई नौकरी करता है तो उसकी सैलरी नहीं फुल अटैच हो सकती है, सैलरी 50% तक अटैच हो सकती है, बैंक अकाउंट आपके अटैच हो सकते हैं, PF को टच नहीं किया जा सकता, बट आपकी कोई और पॉलिसीज़ है, इंश्योरेंस है या कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अटैच हो सकते हैं। PF, GPF, PPF ये टच नहीं हो सकते। टैक्स सेविंग है भी। मेडिकल पता नहीं है यार, मेडिकल आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम, और इंश्योरेंसेज हो तो पहले की जो 10 साल पुरानी, ठीक है, वो सारे अटैच हो सकते हैं। हाँ, टैक्स सेविंग है भी। थोड़ा तेज बोलो सर। लेकिन HR सर कोई भी अगर PF, PPF, EPF, GPF ये अटैच नहीं हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी जो भी है। इसके अलावा कोई भी आप सेविंग करते हो, चाहे वो टैक्स सेविंग है, आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, बीवी को नहीं खिला सकते, कोर्ट तो आपसे सीधे ही पूछेगा यार, आप कहते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, बचाने को पैसे हैं। PF की भी एक लिमिट है कि 12% से ज़्यादा है तो स्टैट्यूटरी अटैच नहीं हो सकता, जो स्टैट्यूटरी है सिर्फ 12.5% और एक अर्निंग के बाद 8.5%, उसके अलावा जो भी है वो अटैच हो सकता है। लोग 30% अगर जमा कराना शुरू कर दें तो बाकी बैलेंस जो है वो अटैच हो सकता है। नहीं, वो तो आपका CPF में हो गया। PPF जो होता है, पर्सनल प्रोविडेंट फंड जो होता है, उसका क्या, वो नहीं हो उसमें सकता। उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो 75,000 रहता है मैक्स, आप डिपॉजिट करा सकते हैं। वो PPF में एक तो अगर मैं मान लो 1 लाख रुपए महीना जमा कराता है और साल का जमा कराता रहता हूँ, 1 लाख रुपए की लिमिट है ना उसकी। हाँ, तो 1 लाख रुपए तो अपना सेव कर सकते हो ना फिर। वो नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन है कि अगर जो वाइफ केपेबल टू अर्न है बट एक्चुअली अर्न नहीं कर रही है, अभी नौकरी नहीं कर रही है, शादी से पहले करती थी, या बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, नौकरी मिलने की कैपेसिटी रखती है, अब छोड़ दियो, या आपसे अलग होने के बाद जॉब छोड़ दियो। बहुत सारी लड़कियां अलग होने के बाद जॉब छोड़ देती हैं ताकि मेंटेनेंस क्लेम कर सकें। ऐसे केसेस में बहुत ही क्लियर डिसीजन नहीं है, पता नहीं कि कोर्ट का क्या स्टैंड होता है, इट डिपेंड्स कि आप क्या फाइट कर रहे हो। बट दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं जस्टिस शिव नारायण ढींगरा के, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर जो वाइफ केपेबल टू अर्न है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। किसको कैपेबल टू अर्न बोला जाएगा? सर देखो ऐसा है, उस डिसीजन में ये है, जो 2-4 डिसीजन है उसमें सब में प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, जो वाइफ है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। उस केसेस में तो कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, अगर वो फ्री जॉब करती है, वो जाके काम करे कहीं भी, अगर जैसे एक डॉक्टर थी तो उसको बोला था कि आप डिस्पेंसरी में जाके फ्री काम करो तब आपको मेंटेनेंस मिलेगी। ऐसे ही एक जजमेंट और भी आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें लड़के को बोला था कि भैया आप नौकरी लगवा दो उसकी। मेरे को भी बोला है, ठीक है आप नौकरी लगवा दो, तो लड़के ने जो है 2-4 जगह से उसको नौकरी के ऑफर लेटर भिजवाए हैं। अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ उसका। इंदर की भी तो है, इंदर की जजमेंट भी तो है। क्या हुआ सर मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो तो डिसमिस होगी सर, आप ही का ऑर्डर है वो। उसका मेंटेनेंस, ये बाय द वे यही वो बंदे हैं जिनको ऑर्डर मिला था कि अपनी वाइफ की जॉब लगवा दें तो मेंटेनेंस नहीं लगेगी। क्या हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट में? डिसमिस हो गया उसका मेंटेनेंस नहीं, और तो टच नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका पिटीशन को डिसमिस कर दिया। मींस हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको वो अपील्ड है। अपील कर दिया। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर ये जजमेंट आ जाता है और किस ग्राउंड पे? एक मिनट यार, ये लंबा आपका सवाल समझ गया। 125 डिसमिस हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल डाल सकती है सर तीनों जगह डाल सकती है, जो मैंने बोला। 4 जगह डाल सकती है। सर नो इंटरनल डिस्कशन प्लीज। आप जोर से बोलिए जो भी क्वेश्चन है प्लीज। आंगनबाड़ी में लगा देते हैं, कहीं पे भी लगवा कहीं पे दीजिए। लगवा दो सर। पर हाँ बोलो सर। सर अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है या प्रॉब्लम कर लेते हैं,
सो वॉलेंटरली इनकैपेसिटेट उससे मिलेगी मेंटेनेंस? नहीं, वो तो फिर आपको वो मेरिट की बात हो जाएगी ना। वॉलेंटरली इनकैपेसिटेट तो नहीं किया ना उसने, वॉलेंटरली तो जॉब नहीं छोड़ी है ना उसने। अगर उसको फिजिकल या मेंटल कोई एलिमेंट हो गया है जिसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ी है, अगर 127 में ये भी प्रोविज़न है ना, अगर आप फिजिकली या मेंटली इनकैपेसिटेट हो गए हैं तो आप मेंटेनेंस देना बंद कर देंगे, कोर्ट उस ऑर्डर को रिवोक कर देगा। मैंने कहा कि अगर उसको मेंटेनेंस रिजेक्ट हो गई, इन फ्यूचर वो जॉब छोड़कर मेडिकली मेंटेनेंस के केस कभी भी डाले जा सकते हैं, बार बार भी डाले जा सकते हैं। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस डाला जा सकता है ना सर। आज वो कहते हैं कि आज मेरी जॉब है, मेंटेनेंस कोर्ट ने सपोज रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जॉब करती है, कल को कह देगी मेरी जॉब छूट गई, अब मैं अवलानारी हो गई, फिर से मेंटेनेंस डाल देगी, आपके ऊपर लगा देगी। सबसे बड़े बात जो अक्सर जो जॉब करने वाली लड़कियां करती हैं, उनका एक एलिगेशन ये भी होता है कि इस लड़के ने मेरे ऑफिस में आके हंगामा किया, इस वजह से मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी, मेरे को निकाल दिया गया। और अगर वाइफ के हंगामे से लड़के को छोड़नी पड़े तो लड़का ये ग्राउंड लड़का लेगा। देखो दिस इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अभी दिल्ली में ही एक डिवोर्स हुआ है इस ग्राउंड पे, बट मेंटेनेंस तो सर देनी पड़ती है जनरली। सर मैं एक मैंने पढ़ा था कि 125 सबसेक्शन 4 में ये प्रोविजन है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से बिना किसी वैलिड रीजन के घर छोड़ के गई है तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस। अगर जो वो प्रूव कर पाए आप कोर्ट में, तब के लिए प्रॉब्लम क्या होती है? इंटरिम तो ग्रांट हो ही जाएगा, प्रॉब्लम मांगेगी तो होगी ना। अगर इंटरिम मांगेगी नहीं तो इंटरिम मांगता ही है, नहीं मांगे तो ठीक है, तो भी कोर्ट सुनो मोटो भी दे सकती है। डिस्क्रिप्शन होती है कोर्ट की। देखो नहीं मांगी तो अच्छी बात है, पर मांग सकती है, कोर्ट दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो डेजर्शन की जो आप बात करो ना, ये आपकी बात सही है, पर इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। सबकी वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाती है, बहुत सारे केसेस यहीं पे बैठे हुए लोग हैं। सबसेक्शन 4 की जो बात कर रहे हैं, इसका कोई पॉइंट है जो हम थोड़ा वर्कआउट कर सकें कुछ उससे? नहीं, आप प्रूव कैसे करोगे सर? सबसे पहली बात तो है कि लड़की का कोर्ट में कहेगी कि मैं अपनी मर्जी से अलग रह रही हूँ। नहीं, मर्जी से विदाउट वैलिड रीजन, और वो कह रही है कि आपके ऊपर 498 दर्ज है, दहेज की क्रुएल्टी आप करते हो, वैलिड रीजन तो उसने बना लिया ना। लेकिन दहेज की क्रुएल्टी हम करते हैं क्या, उसका कोई प्रूफ वो दे रही है क्या? वो सर वो कहेगी जब कोर्ट डिसाइड करेगा तब मेरे को इंटरिम मेंटेनेंस दोगे। इंटीरियम पे उसको भी तो देखो, ये फॉल्स एलिगेशन जो मैंने तो देखना होता तो मैं तो देख ही लेता दोस्त। ये बहस करने स्टेज में मैं नहीं देखना होता तो मैं देख लेता। इसीलिए तो कानून अंधा बता रहे हैं और किसी ओके मेरे भाई, थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, आप चालू करो। I have a question on this. देखो, prima facie shouldn't it look like कुछ तो cruelty हुई? सर नहीं, प्राइमा फेसी जब इंटरिम की बात है, इंटरिम का प्रोविजन पहले था।